पहली बड़ी खबर, सत्ता के मेन्यू में आज हमने पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ उठ रही आवाम की आवाज को सबसे पहले जगह दी है, क्योंकि यह आवाज आजादी वाली है। यह आवाज पाकिस्तान के जुल्मों से मुक्ति की आवाज है। 6 इनकलाबी वीडियोस के जरिए आज आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने 24 घंटे के अंदर पीओके के लिए कौन से 2 पैगाम दिए, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। वैसे पैगाम तो जेल से सशर्त रिहा हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिए। आज रोड शो और संबोधन के जरिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी ताकत भी दिखाई और नई राजनीतिक थ्योरियां भी दी, जिसमें पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी का जिक्र है। सत्ता में अरविंद केजरीवाल की इस राजनीतिक थ्योरी के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान और परमाणु बम के डर वाली थ्योरी पर तंज किया। ओडिशा के कंधमाल से पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जनता को डराने की कोशिश करती है, जनता इसका जवाब देगी और कांग्रेस को इस बार 50 से भी कम सीटें मिलेंगी। चुनाव के बीच सीटों और वोटों वाली लड़ाई हैदराबाद में भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी के तोप वाले बयान का आज बीजेपी नेता नवनीत राणा ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी तोप हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। ऐसे विस्फोटक बयानों पर हमने सत्ता के कलेश का तोप एपिसोड तैयार किया। पाकिस्तान को आज एक झटका अपने मित्र सऊदी अरब से भी लगा है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की इस्लामाबाद की यात्रा रद्द हो गई है। डॉलर की उम्मीद में बैठे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के लिए यह किसी हाई वोल्टेज करंट से कम नहीं है। 19 मई को मोहम्मद बिन सलमान 2 दिनों के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं और दुनिया का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान 20 सालों के बाद तूफानी असर के साथ आया है। यह तूफान 10 मई को पृथ्वी से टकराएगा। तूफान का असर लद्दाख से अमेरिका के फ्लोरिडा तक देखने को मिल रहा है। कई जगह सैटेलाइट और पावर ग्रिड्स को भी नुकसान पहुंचा है। पूरी दुनिया इसे लेकर अलर्ट मोड पर है और साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। टेलीकॉम मंत्रालय ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को 28,200 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, टेलीकॉम कंपनियों से इन हैंडसेट से जुड़े 20 लाख मोबाइल नंबरों को फिर से वेरीफाई करने के लिए भी कहा। भारत की चुनावी राजनीति में आजकल गोले और तोपें दागी जा रही हैं। अंतर यह है कि गोले जुबानी है, इसमें भाषणों और बयानों से एक दूसरे को घायल करने की कोशिश है। इन गोलों में सबसे ज्यादा गोले हैदराबाद से निकल रहे हैं, क्योंकि एक नेता का दावा है कि उनके पास तोप है। बात AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है। 15 मिनट और 15 सेकंड से शुरू हुआ राजनीतिक विमर्श अब तोप, मुर्गी का चूजा, तोप से घर की सजावट और जंगल तक पहुंच गया। हर दिन नए शाब्दिक गोले दागे जा रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि उनका छोटा भाई तोप है। इस तोप को उन्होंने शांत करके रखा। आज बीजेपी सांसद नवनीत राणा ने ओवैसी पर तीखा हमला किया और कहा, हम ऐसी तोप सजावट के लिए घर के बाहर रखते हैं। इस बयानबाजी में अकबरुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई और कहते हैं कि चूजे का बच्चा नहीं हूं कि जाल में फंस जाऊंगा। कुल मिलाकर दोनों तरफ के नेता जीती जागती तोप बन गए, जिनकी जुबान से खूब गोले दागे जा रहे हैं। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। वो MP साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर दो, तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम, तुमको तोप है वो।
बड़े ने ओवैसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है। अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। हम मोहब्बत की बात करते हैं, आज लोग बोलेंगे अकबर साहब हम तो कुछ और सुनने आए थे। सियासत अकबर ओवैसी के घर की। मेरे बाप ने मुझे बताया सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। अरे चुड़ी का बच्चा नहीं हूं, समझे? तुम जाल फेंकेंगे मैं जाल में आ जाऊंगा। भोंकने वाले भोंक रहे हैं, भोंकने दो, बोलने दो। इतने भी कमज़ोर नहीं हैं हम कि अगर एक जिस प्रकार से वो कह रहे थे एक वो शेर है, ये है, वो है, तो तब तो हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और यहाँ के प्रशासन को भी और पुलिस को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या इसे कैंपेनिंग कहते हैं? मुद्दे कहां हैं? जुबानी गोले दागे जा रहे हैं। चुनावी तोप और गोले की आवाज चुनाव के अंत तक आती रहेगी, लेकिन हैदराबाद से हो रहे ये धमाके अगले 2 दिन तक ज्यादा सुनने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हैदराबाद में 13 मई को चुनाव है और वहां असदुद्दीन ओवैसी की टक्कर बीजेपी की माधवी लता से है। हालांकि माधवी लता बड़ा कंट्रोल्ड होकर बोल रही हैं। सत्ता की अगली खबर दिल्ली की राजनीति से है, जहां पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ बदल गया है। कल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे। आज वो जेल से बाहर हैं, सशर्त आजाद हैं, मंदिर जा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, अपनी बात खुलकर रख रहे हैं और जो वो कहना चाहते हैं लोगों से कह पा रहे हैं। इस दौरान कई नए राजनीतिक फॉर्मूले देश के सामने पेश किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज देश के सामने राजनीति के सीनियर वैज्ञानिक की तरह आए और कुछ अनोखे फॉर्मूले जनता के सामने रखे। देखिए, आपने मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई तरह के फॉर्मूले और कई तरीके के थ्योरम पढ़े होंगे। पढ़ाई के दिनों में कई पुस्तकें छानी होंगी, लेकिन राजनीति की थ्योरी और फॉर्मूले पुस्तकों में नहीं मिलते। ये फॉर्मूले नेताओं के बयान से छन कर निकलते। शराब घोटाले के आरोप में 49 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नए दावे किए, अपनी लेटेस्ट राजनीतिक थ्योरी बताई। उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। पहली बात कि नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ने वाला हर वोट अमित शाह को पीएम बनवाए और अगर बीजेपी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ को तुरंत ही रास्ते से हटाया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि बीजेपी को 220 से 230 सीटें मिल सकती हैं और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल के इस फॉर्मूले पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी आ गया। एक बार आप खुद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, अमित शाह ने इस पर क्या जवाब दिया, वो देखिए। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडिया अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इस देश की जनता, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में
मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडी अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। वो कहते हैं डर के आगे जीत है, और ये कहते हैं कई बार डर अच्छी चीज है। अरविंद केजरीवाल के फॉर्मूले में अगर की मात्रा बहुत ज्यादा है, अगर की मात्रा, क्योंकि वो ये तो बता रहे हैं कि अगर पीएम मोदी आए तो, लेकिन अगली लाइन में ये भी कह रहे हैं कि सट्टा बाजार में बीजेपी के लिए 220 से 230 सीटों का दावा है। यानी अरविंद केजरीवाल कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज वो एफिडेविट में लिख देने के लिए तैयार हैं, और वो ये कि मोदी जी पीएम बने तो ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, स्टालिन, विजयन, उद्धव ठाकरे और सभी विपक्षी नेता जेल के अंदर होते हैं। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक बार अगर फॉर्मूला गलत लग जाता है तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। राजनीति में भी ऐसा ही होता है। शायद इसी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने फॉर्मूले में अगर वाली कंडीशन काफी ज्यादा लगाई। वैसे नियम और शर्तों के साथ अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल को अगले 21 दिन सियासत के इन फॉर्मूलों को बड़े ध्यान से लगाना होगा। इन सब के बीच आज उन्होंने चुनाव प्रचार में खूब मेहनत की, एक नहीं बल्कि दो जगह रोड शो किया और पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल के हमलों का जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अन्ना के दौर से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल की कहानी राजनीतिक रस लेकर सुनाई गई। दोनों तरफ से हुए राजनीतिक हमलों पर यह छोटी सी रीत आपको जरूर देखनी चाहिए। फिर रुक जाइए, रिवर्स फतवे की कहानी बताएं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। दिल्ली में दारू का दरिया बहाकर और जेल में जाकर वापस आता है तो अक्सर उसकी मनः स्थिति ऐसी ही हो जाती है और वो वैसी ही अनर्गल बातें करना प्रारंभ कर देता है जैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल महोदय कर रहे हैं। वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। तानाशाही ये होती थी कि मजरूर सुल्तानपुरी ने केवल एक आर्टिकल लिख दिया था नेहरू जी के खिलाफ कि आपकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है तो आप हिटलर के चेले लगते हैं। 2 साल जेल में रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया, इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। कहां गए वो जब आपने आंदोलन शुरू किया था? कहां गए प्रशांत भूषण? कहां गए योगेंद्र यादव? कहां गए किरण बेदी? कहां गए कुमार विश्वास? कहां गए शादिया इल्मी? कहां गए अश्विनी उपाध्याय? जाने कहां गए वो या वो दिन। खैर, वैसे तो रिवर्स गियर में गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, हम सब जानते हैं, और रियर व्यू में देखकर गाड़ी चलाते हैं, लेकिन राजनीति की दुनिया जरा दूसरी किस्म की है। यहां कई चीजें रिवर्स गियर में काफी तेजी से चलती हैं। जैसे राज ठाकरे का रिवर्स फतवा चल रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का यह रिवर्स फतवा पुणे की एक रैली से चला और राजनीति की दुनिया में फुल स्पीड से वायरल हो गया। राज ठाकरे ने कहा कि मुस्लिम अगर मस्जिदों से कांग्रेस और उनके लोगों को वोट करने के लिए फतवा निकाल रहे हैं तो वो फतवा निकाल कर कहेंगे कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप और अजीत पवार के उम्मीदवारों को वोट करें। राजनीति में रिवर्स पोलराइजेशन तो खूब होते हैं, लेकिन इस तरह के राजनीतिक मंच से ऐसे रिवर्स फतवे का चलन कम ही देखने को मिलता है। आज काय तर म्हणे तिथे मुस्लिम मोहल्ल्यांमध्ये आणि काही तुमच्या मशिदींमध्ये फतवे निघतायत की काँग्रेसच्या उमेदवारांना सगळ्या मुसलमान समाजांनी मदत करावी, मतं द्यावीत। अनेक मुसलमान आहेत जे सुज्ञ आहेत, ज्यांना अकल आहेत, ते यांच्या वाट्याला जाणार नाहीत।
त्यांना समजते काय चाललंय राजकारण ते. बघा, निवडणुकीच्या तोंडावरती फतवे काढले जात आहेत. काँग्रेसला मतदान करा, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मतदान करा. जर हे मशिदींमधनं हे मौलवी जर समजा यांना फतवे काढत असतील की यांना मतदान करा म्हणून, मग आज राज ठाकरे तुम्हाला आज फतवा काढतो. माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, मुरलीधर मोहोळ असतील, भारतीय जनता पक्षाचे काही अजून इतर कुठचे शिंदेचे, अजित पवारांचे जे उमेदवार असतील, त्याला भरघोस मतांनी मतदान करा. हाँ भाई, राज ठाकरे चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय हैं. देखा नहीं आपने? राज ठाकरे का रिवर्स फतवा कितना काम करेगा, इसके नतीजे 4 जून को आएंगे. लेकिन अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को जीत के सिग्नल अभी से प्राप्त हो रहे हैं. TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में स्मृति ईरानी ने यह दावा किया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक दूसरे को राजनीतिक रूप से निपटाने में लगे. TV9 भारतवर्ष से उनकी खास बातचीत के कुछ हिस्से आप सुनिए. इस बातचीत से आपको अमेठी और रायबरेली के राजनीतिक तापमान का पूरा अनुभव होगा. मैम, इस बार का चुनाव आपके लिए कितना अलग है? देखिए, चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही गांधी परिवार ने हार मान ली और बोरिया बिस्तर बांध लिया. तो ये इस बात का संकेत है, निश्चित रूप से एक राजनीतिक इकोसिस्टम है गांधी परिवार का, मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वो अपनी पार्टी की विचारधारा है. तो निश्चित रूप से उन्होंने आकलन किया होगा पूरी सीट का और इस निर्णय पर पहुंचे होंगे कि न सिर्फ राहुल गांधी पर परिवार का कोई भी सदस्य अगर यहाँ से लड़ता तो वो चुनाव हार जाता. इन्होंने एक ऐसे शख्स को चुनाव में उतारा है जिसको लोग मैनेजर बोलते हैं कांग्रेस का, और ये केएल शर्मा जी खुद भी कह रहे हैं कि मैं मैनेजर नहीं हूँ. दोबारा कह रही हूँ, चुनाव अमेठी का गांधी परिवार ही लड़ रहा है. चुनाव अमेठी का कांग्रेस का इकोसिस्टम लड़ रहा है. आज आप अगर परिवार को देखें तो वायनाड में क्या उनको जीत की उम्मीद नहीं थी, या रायबरेली में जीत की उम्मीद नहीं थी, इसलिए पहले वायनाड से पर्चा दाखिल किया. तो आज स्थिति कांग्रेस की धूमिल हो रही है. आज कांग्रेस में कोलाहल है और ये भी लोग कहते हैं कि एक दूसरे को निपटाने की किवायद में वो अपना पूरा का पूरा किला ढा रहे हैं. तो ये उनकी चर्चा और चिंता का विषय, मेरा नहीं है. एक दूसरे को निपटाने, मेरा मतलब एक दूसरे भाई बहन को निपटाने की बात कर रहे हैं. जैसे कि मैंने कहा, आप सोचिए, एक परिवार का सदस्य चीख चीख के पूरे देश को बता रहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है. एक परिवार का 10 सदस्य कहता है कि भाई मैं देश भर में बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास क्षेत्र के लिए समय नहीं है, लेकिन चुनाव आते ही वो क्षेत्र पे अपना गढ़ मानते हुए यहाँ बैठ जाता है. तो निश्चित रूप से उस परिवार में खींचतान है, जिसकी चर्चा उन्हीं के जनप्रतिनिधि, उन्हीं के नेता, उन्हीं के सहयोगी करते हैं. ये तो हम नहीं कह रहे. पहली बार देश के इतिहास में ऐसा होगा कि गांधी परिवार किसी और के लिए दिल्ली में वोट करेगा, क्योंकि उनका वोट दिल्ली में है. आपने तो यहाँ घर बना लिया है अपना. तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति कैसे आई, मतलब जो कि आम आदमी पार्टी, गांधी परिवार शराब घोटालों के लिए करेगा वोट और राम जी में निकालेगा खोट.